कोचिंग सेंटर की साइंस क्लास में आप सबका वेलकम है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव। तो चलिए जानते हैं मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत हृदय, रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी व सिरा तथा वहन माध्यम जिसमें रक्त व लसिका आते हैं। तो चलिए जानते हैं रक्त क्या होता है। रक्त दो अवयवों से मिलकर बना होता है, ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। ठोस अवयव के अंतर्गत रुधिर कणिकाएं आती हैं जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स आते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोगमुक्त करने में सहायक होती हैं। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, अर्थात जब आपका हाथ कट जाता है तो रक्त को बाहर निकलने से यही रक्त प्लेटलेट्स आपकी सहायता करते हैं जो खून को जमा देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं द्रवीय अवयव क्या होते हैं। इसके अंतर्गत प्लाज्मा आता है जो कि एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष जैविक अवयव होते हैं जिसमें प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन इत्यादि तथा अजैविक पदार्थ, खनिज तत्व इत्यादि उपस्थित होते हैं। फिर हम बात करते हैं रक्त नलिकाओं की, अर्थात इन्हें रक्त वाहिका भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत धमनी व सिरा आती हैं। रक्त वाहिका अर्थात जिसमें से रक्त का प्रवाह होता है जो कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचरण करती है। तो चलिए जानते हैं धमनी व सिरा में अंतर। देखो, जो धमनी होती है वो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। सिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। धमनियों में वॉल्व नहीं होते हैं और सिराओं में वॉल्व होते हैं। धमनियाँ सतही नहीं होती हैं, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती है, अर्थात शरीर के भीतर बहुत गहराई में पाई जाती हैं तथा सिराएं सतही होती है जो शरीर के ऊपरी स्तर में उपस्थित होती हैं। तो चलिए जानते हैं मानव हृदय किस प्रकार कार्य करता है। देखो, सर्वप्रथम ऊपरी महासिरे और निचली महासिरे से शरीर का वह रक्त आता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, जिसे अशुद्ध रक्त भी कहा जाता है। यह रक्त सर्वप्रथम दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, जहां से दाएं निलय में प्रवेश करता है और इसके पश्चात यह रक्त फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां पे यह रक्त ऑक्सीकृत होकर अर्थात ऑक्सीजनित होकर पुनः फुफ्फुस सिराओं द्वारा बाएं अलिंद में प्रवेश करता है और बाएं अलिंद से बाएं निलय में प्रवेश करता है, जिसके पश्चात बाएं निलय से यह ऑक्सीजनित रक्त महाधमनियों द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र किस प्रकार खींचा जाता है। नंबर 1, सबसे पहले फुफ्फुसीय सिरा द्वारा ऑक्सीजनित रक्त बाएं अलिंद में प्रवेश करता है और यहाँ से यह रक्त नंबर 2 बाएं निलय में प्रवेश करता है और इसके पश्चात यह रक्त बाएं निलय से नंबर 3 प्रमुख धमनी अर्थात जिसे महाधमनी भी कहते हैं में प्रवेश करता है, जहाँ से यह रक्त पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। शरीर की कोशिकाओं द्वारा इस रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और यह रक्त नंबर 4 प्रमुख सिरा अर्थात महासिरा द्वारा दाएं अलिंद में भेज दिया जाता है, जहां से यह रक्त दाएं अलिंद से नंबर 5 दाएं निलय में प्रवेश करता है और फिर यह अनऑक्सीजनित रक्त दाएं निलय से नंबर 6 फुफ्फुसीय धमनी में प्रवेश करता है और वहां से इस रक्त को पुनः ऑक्सीजनित होने के लिए
फुफ्फुस अर्थात फेफड़ों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार हृदय में रक्त का परिसंचरण होता है, जिसका यह रेखा चित्र है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। लसिका, यह एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। चलिए जानते हैं पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। पादपों में परिवहन के दो अवयव होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, इसके द्वारा जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन पौधों के विभिन्न भागों में होता है, तथा फ्लोएम, इसके द्वारा भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में होता है। अर्थात फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं तथा जाइलम जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करते हैं। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के कारण जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करता है तथा जल स्तंभ का निर्माण होता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। इस प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है वाष्पोत्सर्जन। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है वाष्पोत्सर्जन। पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तो चलिए जानते हैं मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। देखो, उत्सर्जन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में एकत्र नाइट्रोजन जो हमारा शरीर उपयोग नहीं कर सकता, उसे हम बाहर निष्कासित करते हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। एक जोड़ी वृक्क, किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, यूरेटर, एक मूत्राशय, ब्लैडर, एक मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं: कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट, नलिकाकार भाग, संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि। कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्रावण। यूरिया तथा अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में
अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वृक्क, जिसे अपोहन भी कहते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। पादप में उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रखते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो कि उत्पाद का कार्य करते हैं, जैसे रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं।